डॉक्टर 8-9 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। यस उस बच्चे को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन देना, उसके अलावा पीरियड्स के बारे में बताना, अ बिग थिंग फॉर मॉम। बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। पहले जो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती थी, आज आपको अगर हम भारत की बात करें तो हर गली नुक्कड़ पे भी आपको IVF के सेंटर्स खुले मिल जाते हैं। दैट्स ट्रू। ना हम डिले करते हैं लाइक टू ट्राई टू गेट प्रेग्नेंट, उतना ओव्यूलेशन कम होता जाता है। द बायोलॉजिकल क्लॉक कीप्स टिकिंग। मेनोपॉज होता क्या है, और प्री मेनोपॉज भी एक टर्म होती है। या सो देयर इज प्री मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज एंड मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। सो बेसिकली 4 phases। तो एक्चुअली वी डोंट रियलाइज बट 38 से ही हमारे हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। यूट्रस होता है जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं इंडिया में, तो उसका जो माउथ होता है उस पे हम पैप्समेयर में उसके हम बेसिकली उसका एक सैंपल लेते हैं। इट्स लाइक लिटरली लाइक अ ब्रश हमने लिया है, उससे हम उसके सेल्स ले रहे हैं, तो उसको हम फिर चेक करवाते हैं। उससे हमें उनकी बच्चेदानी की हेल्थ पता चलती है। ये सर्विकल कैंसर की जो हम बात कर रहे थे उसकी हेल्थ पता चलती है। अगर हम गायनी के कैंसर्स की बात करें तो लॉट ऑफ बहुत सारे उनमें से प्रिवेंट भी हो सकते हैं। यूट्राइन कैंसर, अगर टाइम से अगर किसी पेशेंट को मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है, दैट्स नॉट नॉर्मल। एक जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है जो भी गायनी के उसमें हम, तो जो मैं ये एनुअल एग्ज़ाम का इतना कहती हूँ उसके लिए हम ये ब्रेस्ट एग्ज़ाम हमेशा होता है उसमें, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्ते, स्वागत है आपका सफ़रनामा विद शिल्पी में। आज का ये हमारा एपिसोड वुमेंस डे स्पेशल एपिसोड है, और मुझे ऐसा लगता है वुमेंस डे स्पेशल एपिसोड पर महिला की सेहत की बात करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको जागरूक होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में एक सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उस सही नॉलेज को आज आप तक पहुँचाने के लिए मैं लेकर आई हूँ हमारी आज की खास मेहमान, जो US की वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रचना भाला। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक छोटी बच्ची जो सिर्फ मात्र 10 साल की है, शायद तभी से आपको उसको एजुकेट करना शुरू करना चाहिए, तो वो कैसे, वो आपको बताएंगे हमारी आज की गेस्ट। लड़की की ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आते हैं। एक छोटी बच्ची जब वो टीनेज में आती है, टीनेज से एडल्टहुड में आना, फिर उसकी शादी होना, और फिर एक बहुत खूबसूरत फेज माँ बनना, वहाँ के बाद बहुत से और भी बदलाव शुरू होते हैं। लेकिन हर फेज की एक सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज का ये एपिसोड जितना इम्पोर्टेंट महिलाओं के लिए है, उतना ही पुरुषों के लिए भी है। उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये जानना कि उनके घर पर उनकी वाइफ, उनकी मदर, उनकी बेटी, उन्हें कैसे जागरूक बनाया जाए उनकी सेहत के लिए। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हम अपनी आज की गेस्ट का, डॉक्टर रचना भाला। डॉक्टर रचना भाला, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेरी गुड। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और तुम्हारा ये इनिशिएटिव देख के इट्स लाइक बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसमें कुछ आई कैन हेल्प अ लिटिल बिट और बी पार्ट ऑफ इट। आई फील सो ऑनर्ड कि मैं ह्यूस्टन की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आज विमेन हेल्थ पर बात कर रही हूँ। That's very kind of you. Yes, women's health is like so ignored, right? बहुत ignore हो जाता है, and I think to some extent it's the women themselves responsible for it, right? वो अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं। 100% तो I'm glad that you're bringing it out on the, like, to make everyone aware of it. ये हमारा वुमेन्स डे स्पेशल एपिसोड है। Oh, nice. और इस पर मुझे लगता है कि वुमेन हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। Absolutely, I agree. So, डॉक्टर बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं कि हमारी लाइफ में जब हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से जाएं कि एक माँ को कब अपनी बेटी को एडुकेट करना चाहिए अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं। Exactly, yeah. So I think that's a good, बहुत अच्छा स्टार्ट है कि उस पे as long as awareness early आ जाएगी तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, राइट? तो एंड इट कम्स फ्रॉम मदर टू अ डॉटर, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड उनसे ही वो बेस्ट रहेगा कि। तो अभी हम रिसेंटली देखने लगे हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में कि पहले होता था मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जिनको हम पीरियड्स कहते हैं, start around 12 to 14. अभी we are seeing kids getting 8-9 पे भी start हो जाते हैं। Really? 9-year-olds, 8-year-old, उससे पहले उसको थोड़ा सा abnormal होता है, then आपके जो बेबी पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनसे चेक करवाना पड़ेगा। बट या 9 पे, एंड बेबी के बिल्ट पे भी डिपेंड होता है, द डॉटर के बिल्ट पे, कि शीज़ कई बार थोड़े से दे आर
BMI उनका ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो उससे भी कई बार साइकिल्स पे इफ़ेक्ट होता है एंड ऑल दैट. सो वो सब मदर को ध्यान रखना. बहुत ही आई एम ग्लैड दैट आप ये बात कर रही हैं इसकी, क्योंकि जितना जल्दी बेटी को पता चल जाएगा, वो केयरफुल रहेंगी और उनको पता रहेगा, कोई एम्बैरसिंग मोमेंट्स नहीं होंगे. उनके स्कूल जा रही हैं, कहीं पे फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल दैट. तो अकॉर्डिंग टू मी in this day and age, by 7-8 that conversation should happen between the mother and I know बच्चों को भी, आजकल बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, they understand things faster. ऐसा नहीं कि अरे 7-8 को समझ नहीं आएगा, बट आप उनको बताएं अगर 7-8 पे कि this has happened, it's a very normal, so बच्चा फ्रीक आउट नहीं होएगा, उनको वरी नहीं होएगी कि oh my god what happened and stuff like that. और उनको फिर आप प्रॉपर हाइजीन सिखा सकती हैं अगर उस वक्त आप टाइम से उनसे बात करेंगी. आप उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पैड्स कैसे यूज़ करने हैं, क्या एक्सपेक्ट करना है, दे कैन फील टायर्ड एट दैट पॉइंट. तो वो अगर उनको नॉलेज एट द और ये डराने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ओ माय गॉड इट्स लाइक समथिंग. कई बार हम सुनते थे कि ओ एट दिस एज आप बॉयज़ के पास नहीं जा सकते, यू आर ग्रोइंग अप एंड दिस एंड दैट. वैसे सब मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए. इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोसेस. सो दैट्स हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द गर्ल कि वो डरे नहीं, बट शी लुक्स फॉरवर्ड टू इट दैट येस इट हैपन्स टू माई फ्रेंड्स, इट हैज़ हैपन टू एवरीवन, इट विल हैपन टू मी. And if it doesn't happen in time, then also she can bring it to her mom's knowledge कि हाँ हमें मतलब मेरे को नहीं हुआ, my friends को हो गया, तो then they can approach a doctor and see what's going on. पहली गायनिकोलॉजिस्ट विजिट एक लड़की की कब होनी चाहिए? So क्योंकि इसीलिए मेरा ये सवाल है, क्योंकि ये एक डर भी होता है बहुत. yeah, अगर मैं एक छोटे शहर, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी सिटी से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पर अगर मैं 17-18 साल में भी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाती तो ये अब इट विल बी अ बिग थिंग फॉर माई नेबर्स. yeah, exactly. ठीक है कि ये जा रही है गायनिक के And पास. इंडिया में सबको सबका पता रहता है व्हाट्स हैपनिंग. जी जी जी. तो yeah. ये भी एक बड़ी चीज़ है. गायनिक के पास जाना एक डर भी होता है. Yeah. कब एक लड़की को अपनी फर्स्ट विजिट स्टार्ट करनी चाहिए और क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस उसके होने चाहिए, क्योंकि Right, पीडियाट्रिशियन से डायरेक्ट शी इज जंपिंग टू द गायनिक. दैट्स अ बिग थिंग. Exactly. No, that's good. Because वैसे तो it's 18, at the age of 18, but कई बार हम पेशेंट्स जो होते हैं जिनके, जैसे अभी मैंने बताया, साइकिल्स अगर ठीक से स्टार्ट नहीं हुई हैं या उनको बहुत हैवी साइकिल्स हो रही हैं, वेयर उनको हॉस्पिटल कई बार एडमिट करना पड़ता है बिकॉज उनकी साइकिल्स इतनी हैवी हैं कि वो अनीमिया हो जाता है उनको, मतलब विच इज़ लाइक ब्लड की कमी बॉडी में, तो फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है. तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो ऑफकोर्स गायनी हैज़ टू को जल्दी इन्वॉल्व करना चाहिए. बट अदरवाइज पीडियाट्रिशियंस अच्छे से वो देख सकते हैं बच्चों को, टिल गर्ल किड्स आई मीन. तो 18 पे वो अपने पीडियाट्रिशियन के साथ जा सकती हैं. एंड मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अगर वो पहली बार अपनी मदर के साथ जाएं तो उनके लिए थोड़ा सा मदर कैन स्मूथ द ट्रांजिशन, राइट. अदरवाइज कई बार होता है किड्स फील कि नहीं, दे वांट टू बी प्राइवेट, सो मदर शुड ऑफर देम दैट कि इफ़ यू वांट आई विल बी देयर, इफ़ यू डोंट वांट आई विल बी आउटसाइड, इफ़ यू नीड मी ब्रिंग मैं अंदर आ जाऊँगी, ताकि बच्चों को एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आए. द गर्ल्स को वही होता है कि नहीं हमें सब कुछ ऐसे, तो वो इंडिपेंडेंट फीलिंग आएगी तो देन दे हैव द, लाइक यू सेड, द क्वेश्चंस विल बी रेडी, दे विल बी एबल टू फाइंड आउट कि सबसे पहले, क्योंकि अभी अवेयरनेस काफ़ी आ गई है, बट स्टिल मोर अवेयरनेस नीड्स टू कम अबाउट द सर्विकल कैंसर वैक्सीन विच कैन बी गिवन फ्रॉम द एज ऑफ 9. इन US वी गिव इट फ्रॉम द एज ऑफ 9 बिकॉज इट्स बेस्ट. उसका ट्रीटमेंट होता है जब बच्चे जब तक सेक्शुअली एक्टिव नहीं होते, उससे पहले अगर उनको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, मतलब दे आर प्रोटेक्टेड from cervical cancer. And there is something called warts, which is like very I would say it's an ugly thing which nobody likes. It's not precancerous or anything, but जब मैं देखती हूँ गर्ल्स को उनके साथ, वो बेचारी बड़ी एम्बैरस सा फील कर रही होती हैं कि उनको ये हो गया. अगर उनको पता होता कि वो वैक्सीन ले सकती थी, नहीं होता तो इट वुड हैव बीन सो नाइस फॉर देम, राइट. सो वो सारा अगर हम 9 की एज से, आई हैव हर्ड दिस मिथ लॉट ऑफ टाइम्स कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं अगर हमने ये वैक्सीन लगा दी तो बच्चों को एक तरह से हमने परमिशन दे दी कि यू कैन गो एंड गेट सेक्शुअली एक्टिव. इट्स नॉट दैट. यू आर प्रोटेक्टिंग योर चिल्ड्रन. जैसे चिकन पॉक्स की लेते हैं आप, स्मॉल पॉक्स, इन सारी वैक्सीन जो लेते हैं, तो इट्स दिस इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट. एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ को भी लगनी होती है, गर्ल्स को भी लगनी होती है. जितना जल्दी लगेगा उतना जल्दी वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे. डिपेंड करता है क्योंकि येस हम वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ा सा सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी एज पे देखते हैं, तो डेफिनेटली वी से 9 year old.
बट इट्स बेस्ट गिवन द अर्लियर द बेटर. ज़्यादा से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पीरियड्स तक आप वेट कर लें, फिर अपनी डॉटर्स को वैक्सीन दें तो उनको आगे के लिए सर्विकल कैंसर, विच in this day and age I still see. I see patients from different countries, some underworld countries, and they still have it, which makes me feel like crying because that could have been completely prevented, right? So many things कि हमारे पास vaccines नहीं हैं. I mean, I know it's being made, but जिनकी है उनका हम proper use करें तो so that's one thing the girls should ask the doctor that can I get my HPV vaccine if और उनके pediatrician already नहीं लगवा दी है उनको. So that's very important. Then the second thing, she should ask about her cycles, if they're regular, if they're not regular, if she is, कई बार थोड़ी young marriages भी हो जाती हैं, and I'm sure an 18-19-year-old does not want to get pregnant right away, so she should be informed. उनको birth control का proper पूछना चाहिए कि क्या उनके लिए safe है और उनकी पूरी हिस्ट्री. सो बेसिकली दोज आर द बेसिक थिंग्स. दे कैन स्टार्ट विद द प्रिवेंशन, देन देयर साइकिल्स एंड देन देयर जनरल हेल्थ, बिकॉज उस वक्त जो गायनी होते हैं वही उनके एक तरह से पूरे डॉक्टर होते हैं, राइट? सो वो उनको सब बता सकते हैं कि हाँ आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपकी शुगर्स हाई है, दिस इज़ हाउ इट कैन अफेक्ट योर जनरल हेल्थ, योर मेंस्ट्रुअल हेल्थ. तो वो सारे क्वेश्चंस उस वक्त एड्रेस होने चाहिए. तो डॉक्टर 8-9 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है. यस, इतने छोटे बच्चे को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन देना, उसके अलावा पीरियड्स के बारे में बताना, अ बिग थिंग फॉर मॉम. बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो फेस कर सकते हैं. या दैट्स व्हाई इफ यू हैव टू क्लियर एट होम तो उनको फिर कोई मिसकंसेप्शन नहीं होगा. कई मॉम्स जैसे यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि यस, आई मीन इट्स लाइक एक बच्चे को वन यू विल बी सरप्राइज शिल्पी कि आजकल के बच्चे दे ऑलरेडी आर एक्सपोज टू सो मच इंटरनेट एंड एवरीथिंग, राइट? सो दे नो मोर देन वी थिंक दे नो. तो अगर आप उनको थोड़े से क्लियर कर देंगे कि येस दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल. समटाइम्स दे हैव टू मेक श्योर कि दे आर, if at all they get into a company where they are getting like किसी तरह का उनके ऊपर pressure हो रहा है, peer pressure हो रहा है. So if they have the knowledge from home, they will not fall for that peer pressure. Absolutely. So they will be able to say, nahi, this is what it is and that's how I need to take care of my body. And I always tell all my young girl babies, patients, I mean, respect your body. It's your body. You have to respect it. Others will not respect it. So you have to make sure आप अपनी body को बिल्कुल treat करो वैसे ही जैसे you would treat somebody like really on a pedestal, right? तो उनको make sure करना चाहिए कि yes, if they don't have, some moms will feel like no, I can't explain. I don't know much. हमारे period start हो गए थे, हमें तो किसी ने नहीं बताया ऐसे कुछ. तो उस अगर ऐसे आपको कुछ फील होता है कि यस यू आर हैंडीकैप्ड इन दैट, तो आप इतना लिटरेचर है, यू कैन पुल दैट अप फ्रॉम इंटरनेट और यू कैन रीड द स्टफ योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन बच्चों को पढ़ाएं. तो फिर वो बच्चे मतलब नो नॉलेज, एंड इफ़ यू पुल इट अप द मदर हैज़ टू रीड फर्स्ट टू मेक श्योर कि यस इट्स ऑल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक्सपीरियंस से उनको तो पता ही होता है, तो वो पता है. आई एम नॉट सेइंग कि सर्विकल कैंसर राइट अवे, गो टू अ डॉक्टर, ब्रिंग इट अप विद अ डॉक्टर एंड देन यू सी दैट यस, बट यस द अर्लियर दे कैन गेट इट द बेटर इट इज. वेरी इंपॉर्टेंट. यस. आपको 32 साल हो गए हैं डॉक्टर, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपको, आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के केसेस देखे होंगे. आपके हिसाब से पीरियड्स पर ही, जैसे हमारा पहला सेगमेंट पीरियड्स ही है, तो आपके हिसाब से पीरियड्स के बारे में कितने मिसकंसेप्शंस लड़कियों में है, या कितने अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो वो आपके सामने तक लाती ही नहीं है लेकिन आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली. नहीं तो बेसिकली आई सी दैट यू विल बी सरप्राइज कितना, मतलब इतने पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, IT graduates and all that, and they have so little information because it's considered like we can't talk about it. It's like a taboo to talk about sexual health or menstrual health and all that. So it's really hats off to you to bring up this topic, and hopefully we can get to most people, lot of people. So उनका ये है कि first thing first, like they have to know कि cycles don't have to happen every 28 days. That's like अगर मेरी cycle every 28 days नहीं आ रही तो something is major wrong with me. So that has to be like clarified to them that yes, your cycles can be little bit delayed, but just make sure कि आपके जैसे pattern of bleeding and all that. तो वो एक तो बहुत misconception होता है, patients को पता नहीं होता. और कई बार होता है अच्छा हमारी साइकिल नहीं आ रही 6 महीने तक, तो इट इज़ गुड, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. दैट्स ऑल्सो नॉट नॉर्मल.
तो दैट अवेयरनेस हैज़ टू कम, विच इज़ व्हाट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, द फर्स्ट फिजिकल और वेलनेस एग्जाम जो होता है जिसको हम कहते हैं, तो उस पर एटलीस्ट ये बातें क्लियर हो सकते हैं कि येस प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर एंड गेट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, ताकि अगर कुछ लेटर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ, इट कैन बी प्रिवेंटेड. Somebody can have family history which will predispose them. There are conditions called endometriosis and all that. तो वो सब पहले से अगर थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा तो they will be able to. But that's the most like misconception. They will not know कि okay, cycle doesn't have to be every 28 to 30 days. What is a normal flow? When should I consult a doctor that अब मेरे लिए प्रॉब्लम है. अगर आप अनीमिक ही होते जा रहे हो, आपका मतलब आयरन लेवल या एनीमिया जिसको हम कहते हैं, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, वो आपका 8-9 रहता है, आप स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, द गर्ल इज ऑलवेज फॉलिंग asleep एंड मॉम इज सेइंग दैट ये क्यों नहीं स्कूल में परफॉर्म करी. तो ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी पेड अटेंशन टू, बिकॉज दैट मे बी कमिंग फ्रॉम अ सिंपल थिंग कि उनकी अगर साइकिल्स फिक्स हो जाएं तो दे विल बी परफॉर्मिंग वेल इन रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो. इसी से एक और सवाल, लोगों को पता नहीं होता लेकिन क्या है रेगुलर पीरियड्स और क्या है इरेगुलर पीरियड्स. जैसे 28 डेज का साइकिल होता है, तो पहले 28 डेज का साइकिल होता था, कुछ टाइम बाद वो साइकिल 40 डेज में हो गया, मतलब अब एवरी 40 डेज हो रहे. इज इट नॉर्मल डॉक्टर? इट डिपेंड्स कि किस एज में है जिनका ये हो रहा है एंड व्हाट अदर चेंजेस है उनकी लाइफ में आए हैं. यस, इट्स directly if you just tell me कि same patient उनका पहले 28 days था अब 40 days हो रहा है, that's most likely not normal. But then you also see क्या क्या और changes आए हैं. अगर कोई नई medicine ले रहे हैं या उनको कोई thyroid disorder diagnose हुआ है या उनकी bleeding pattern change हो गया है, तो वो सारा is. But if somebody has always, like मैं patients को always बोलती हूँ कि अगर आपका जो pattern है उससे big difference है, then you need help. बट अगर आपका पैटर्न ऑलवेज ही था कि आपको ऑलवेज 35 to 40 डेज में आता था, बट या यू वर ऑलवेज अ 28 डे साइकिल पर्सन एंड देन अभी आपका सडनली 40 डेज में आ रहा है और ब्लीडिंग भी आपकी चेंज हो गई है, तो आप ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं, आप कम ब्लीड कर रहे हैं, या फिर आपको ब्लीडिंग इरेगुलरली हो रही है, आपको पता नहीं कि साल मेरे को कहीं जाना है एंड आई डोंट नो मेरी साइकिल कब स्टार्ट हो जाएगी. ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी एड्रेस्ड. तब हम मतलब इट कांट बी वन ब्लैंक स्टेटमेंट कि यस इट्स ओके. अगर किसी के 35-40 डेज ऑलवेज आते थे फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड हैविंग साइकिल्स, देन इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट जिनके अगर हमेशा से 25-28 डेज में आते थे और अब चेंज हुए हैं, देन यू हैव टू फिगर आउट. इट मे स्टिल भी वो अभी भी नॉर्मल हो सकता है, बट यू हैव टू फिगर आउट कि उसमें क्या चेंजेस आए उनकी बाकी हेल्थ में, बाकी मेडिकल हेल्थ में. कई बार लोग शिकायत करते हैं इंटरकोर्स के बाद उन्हें ब्लीडिंग हो जाती है. एग्जैक्टली. इज इट नॉर्मल? 90% of the time it's not normal, but then again it depends. जैसे first time अगर कोई patient है, मतलब a girl है, she just got married, she has never been, कभी भी पहले उन्होंने sexual activity नहीं हुई, first time जब वो sexual activity करेंगी तो वो bleeding होना is normal. That's उसमें कोई नुक्स, मतलब you cannot consider that abnormal. But अगर every time वो sexual intercourse करने से उनको bleeding हो रही है, then it needs evaluation. क्योंकि कई बार वो ये cervical problems हो सकती हैं, कोई और problems हो सकती हैं, या उनको वो भी अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, बट वो बोल नहीं पा रही हिचक के मारे या बिकॉज ऑफ शाइनेस एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो डेफिनेटली डॉक्टर को एड्रेस करना चाहिए. डॉक्टर, ये ज़रूरी होता है कि पहली बार सेक्सुअल अगर एक्टिविटी की है तो आपको पीरियड्स होंगे? नॉट नेसेसरली, वो भी ज़रूरी नहीं है. दैट्स ऑल्सो रॉन्ग कि अगर somebody को फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ब्लीडिंग नहीं हुई तो समथिंग वॉज रॉन्ग और समथिंग. नॉट नेसेसरी. अगर कोई बहुत एथलेटिक बच्ची है या कोई बहुत एक्टिव उनका, तो वो क्योंकि हाइमन ब्रेक होने, एक जो मेम्ब्रेन होती है व्हेन पेशेंट्स हैव नॉट बीन सेक्सुअल एक्टिव, जो वर्जिन होते हैं, तो उनका हाइमन कई बार वैसे भी ब्रेक हो सकता है. इट्स नॉट कि दे हैव टू हैव ब्लीडिंग, बट इफ दे डू तो इसमें कोई मतलब दैट इज़ नॉर्मल. बट अदरवाइज येस, 10 years आफ्टर द बीइंग सेक्सुअली एक्टिव फिर आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए अचानक से आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स, देन दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड. हियर एंड देयर एक आध बार हो जाए, इट्स ओके. लाइक यू माइट हैविंग कोई ड्राइनेस थी आपको, या आपको यूरिन इन्फेक्शन था, इट स्टिल नीड्स टू बी एड्रेस्ड. बट एनीथिंग विल कंटिन्यू हो रही है, देन इट्स नॉट गुड. इरेगुलर पर हम आ गए, लेकिन कई बार ये रेगुलर पीरियड्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ ज़्यादातर जो सुनने के लिए आता है वो ये कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है. इरेगुलर पीरियड्स हैं तो आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम है या पीसीओएस. सबसे पहले तो मुझे यही नहीं समझ आता, पीसीओडी और पीसीओएस क्या एक ही चीज़ है डॉक्टर? नहीं. So PCOD is more like a disease in the sense like the ovaries and hormones. PCOS is a whole syndrome. उसके अंदर पेशेंट को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे दे कैन बी वेरी ओबीज, उनका हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्योंकि
polycystic ovarian syndrome, and you can say they're kind of PCOD is part of PCOS. तो PCOS के अंदर आपको फिर सारे मतलब, क्योंकि बेसिकली व्हाट इज PCOS, इसको हम मेडिसिन में बोलते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया होता है। तो उसको हम देखते हैं पेशेंट्स को काफ़ी एंड्रोजन के इफेक्ट होते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन उनका मेल हार्मोन जो होता है वो काफ़ी उनका सेंसिटिव होता है। तो उस वजह से उनको काफ़ी, अब बहुत सारी गर्ल्स आते हैं जैसे काफ़ी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है, एक्नी बहुत हो रहा है उनको, पीरियड्स उनके बड़े इरेगुलर हैं, सो एंड देन उनको वेट लॉस करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ ही। अभी आई सॉ पेशेंट, मतलब उनका इतना, मदर बता रही थी कि मिडिल स्कूल से उनको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो रही है, उनका काफ़ी BMI हो गया। तो ऑल दोज थिंग्स दे कैन बी कॉट एट दैट टाइम, तो वो फिर PCOS में आ जाता है सिंड्रोम, क्योंकि उनको फिर सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आ रहे, उनको ओबेसिटी भी है, मॉर्बिड ओबेसिटी है जिसमें BMI उनका काफ़ी हाई है, फिर उनको क्या कहते हैं बहुत प्रॉब्लम हो रही है एक्ने ट्रीट करने में, फेशियल हेयर लॉस, तो वो और फिर और भी हम डिटेल में जाएं तो उनको डायबिटीज़ का प्रीडिस्पोजिशन होता है बच्चों में या ऐसी एडोलेसेंट हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनको प्री डिस्पोज डायबिटीज़ या फिर वो मेडिसिन ले रहे हैं उसके लिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। तो वही फिर मतलब उस वक्त अगर अवेयरनेस होए तो फिर वो हेल्दी रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पेरेंट्स उनको पुश करेंगे, तो इट विल बी नाइस। डॉक्टर, PCOD की एक सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो होता है इनफर्टिलिटी पे, जो मैंने सुना है मेरी नॉलेज के हिसाब से। सो अगला सेगमेंट पर चलते हैं जो है इनफर्टिलिटी। ऑफ कोर्स इसके केसेस, मतलब ऐसी इतनी ज़्यादा चीज़ें, अगर मैं कहूँ तो पहले जो चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती थी, आज आपको, अगर हम भारत की बात करें तो हर गली नुक्कड़ पे भी आपको IVF के सेंटर्स खुले मिल जाते हैं। That's true. तो हर चीज़ के लिए नाउ यू हैव टू स्ट्रगल। क्या रीज़न है उसका? आई थिंक थोड़ा सा इससे भी फ़र्क पड़ रहा है, विच इज़ वॉट द स्टडीज़ आर बीइंग डन टू सी कि क्यों हम मोर एंड मोर इनफर्टिलिटी देख रहे हैं। तो वही है, हर चीज़ का रूट पे अगर आप जाएं तो प्रॉब्लम इज़ द लैक ऑफ लाइक फॉलोअप्स एट द टाइम। तो अगर जैसे शुरू से आप गई और आपने चेक करा लिया कि हाँ मेरे हार्मोन्स ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड हैं, एंड अगर हमने उनका कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि अभी, एंड आई एम नॉट सेइंग देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज़ मेडिकली राइट, जो ओव्यूलेशन होता है 18 पे इट इज़ हाईएस्ट, लाइक एवरी मंथ प्रीटी मच अ गर्ल ओव्यूलेट्स, आफ्टर 30 दैट ड्रॉप्स बिग टाइम। तो वो भी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक इस चल रही है। अभी हम थोड़ा सा सुनते हैं द किड्स आर लाइक नहीं, हमें पहले करियर देखना है, फिर उसके बाद ही हम इस पे ध्यान देंगे, हम एग्स को तो क्या फ्रीज करा सकते हैं एंड ऑल दैट। तो ऑल दोस यस वो सब हैं, बट आई डोंट वांट पेशेंट्स और पीपल टू थिंक दे आर नॉट पेशेंट, दे आर नॉर्मल पीपल। सो वो नॉर्मली गर्ल्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ करियर भी लें और अपनी मेडिकल हेल्थ भी साथ रखें। अगर हम जैसे आप 18 के बाद जैसे ओव्यूलेशन पैटर्न नीचे आता जा रहा है तो देन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। उसके बाद अगर ऑलरेडी देयर इज सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम लाइक PCOD, थायराइड डिसऑर्डर्स, तो लॉट ऑफ इट इज़ लाइक yes, there are a lot of things, studies which show it's a problem with the diet has to get better, but not everybody can afford eating organic food. मेरे पर कई पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि yes हमें पता है सैलड खाना अच्छा है, but salads are so expensive, burger is so cheap, right? So all those things, तो एक तो अगर हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी इतनी ना रहे, या फिर दूसरा अगर पहले जैसे हम सुनते हैं हमारी मदर्स, ग्रैंड मदर्स, they were getting married at like 18, 24, and I'm not saying that was a good thing, but yes, जितना हम डिले करते हैं like to try to get pregnant, उतना ovulation कम होता जाता है, the biological clock keeps ticking and therefore patients sometimes face problems. जो मुझे समझ आया कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जल्दी शुरू हो जाती हैं और आपकी कंसीव करने वाली जो विंडो है वो पुश हो जाती है एग्जैक्टली। तो वो उसके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी जब जल्दी होती है तो कई बार उससे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो सब। तो लॉट ऑफ टाइम्स वी सी दैट यस इन्फेक्शंस हो गए तो उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई या कुछ भी, तो दैट अवेयरनेस अगर होए कि यस आई हैव टू रिस्पेक्ट माई बॉडी, आई हैव टू मेक श्योर इफ आई एम गेटिंग सेक्शुअली एक्टिव तो मेरे को कोई इन्फेक्शंस ना हो, उसके लिए जैसे कॉन्डोम्स यूज़ करें, मेक श्योर इवन आप बर्थ कंट्रोल ले रहे हैं तब भी हम रेकमेंड करते हैं कॉन्डोम्स भी यूज़ करें ताकि इन्फेक्शंस ना हो, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर हम इस विंडो को अगर स्ट्रेच करते हैं तो और भी अलग तरह की दिक्कतें लड़कियों को हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर अगर बात करें कि जैसे थोड़ा सा और पीछे से जा रही हूँ, एक लेडी पर हमने PCOD को टच किया था, तो PCOD में लोग बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस है।
उन हार्मोन इम्बैलेंस को अगर डाइट के थ्रू ठीक नहीं हो रहा, लाइफस्टाइल के थ्रू Right. ठीक नहीं हो रहा, तो द थर्ड वे इज ओनली टू टेकिंग द मेडिसिन. या सॉर्ट डिपेंड करता है आपको क्या प्रॉब्लम है. देर आर सम सप्लीमेंट्स ऑल्सो अभी मार्केट में, जैसे कई सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, जैसे दे आर मेड विद वेजिटेबल्स ओनली, जी. एंड देन दे आर लाइक देयर समथिंग कॉल्ड मायोइनोसिटॉल, एंड आई एम नॉट like saying anything is better than other, but yes, there will be a stage जब पेशेंट ने ट्राई कर लिया, उन्होंने एक्सरसाइज भी ट्राई कर लिया, उन्होंने डाइट भी ट्राई कर लिया, नथिंग इज हैपनिंग, देन यस यू हैव टू टेक द मेडिसिन कि आपको अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उससे हेल्प करनी है. अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे आ ही नहीं रहा, मेल हार्मोन जो है, तो उसको सप्रेस करने के लिए देयर आर मेडिसिन, एंड यू डोंट हैव टू टेक देम लाइफ लॉन्ग. तो जितने टाइम के लिए आपको, उन साथ आप अपना करते रहें सब कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, तो फिर आप देखेंगे कि आपको वो बेनिफिट होगा. एक और बहुत कॉमन चीज़ जो मैं देख रही हूँ आजकल कि कपल्स जब सोचते हैं कि हमें अभी कंसीव करना है, देन दे गो टू द गायनेक. डू यू थिंक दैट्स अ राइट टाइम टू गो, और दे शुड ट्राई फर्स्ट for certain time then go to the gynec? So there are truth, both you're also right, and then them going what we call preconception visit. I think that's very important because the idea is होगा तो आप ये चेक करवा सकते हैं कि आपको, जैसे कई पेशेंट्स को ये वेरिसेला की वैक्सीन नहीं लगी हुई है, अगर वो उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो दैट कैन कॉज मिसकैरेज, दैट कैन कॉज abnormal babies and stuff. तो अगर वो पहले जाके, what kind of vaccine? It's a chicken pox vaccine, वेरिसेला उसको हम बोलते हैं. तो कई बार हम देखते हैं पेशेंट्स आर नॉट, कई बार उनको MMR जो रूबेला वैक्सीन होती है उससे भी प्रॉब्लम होती है, abnormal kids are born. तो वो उस वक्त ज़रूरी है, जो प्री कंसेप्शन बिफोर ट्राइंग. लेट्स से आप, जैसे यू एंड योर हस्बैंड यू डिसाइड कि ओके नेक्स्ट हमें 2026 में प्रेगनेंसी करनी है, तो आप 2025 में चाहें एक बार डॉक्टर से सारा कंफर्म कर लें कि आपको कोई क्योंकि देर आर सम वैक्सीन्स उनके बाद आपको 3 महीना या 1 महीना वेट करना पड़ता है बिफोर यू कैन ट्राई. तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आप, यस देन यू ट्राई फॉर अ ईयर, एंड इफ देन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग तब आप डॉक्टर को अप्रोच करें. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री कंसेप्शन. और दूसरा जो इनफर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं, 1 साल तक हेल्दी कपल ने अगर ट्राई कर लिया फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, then you want to make sure they see a doctor, but not like कि हम आज ही गए और हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही. No, you want to make sure आपको सारी, आप पूरे हेल्दी हैं, both wife husband, and then you can proceed. डॉक्टर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है? क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि एक तो होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है, which is thankfully it's like normal, yes, बट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी होती हैं जिसमें लड़कियां कई बार पूरे 3 ट्राइमेस्टर्स उन्हें रेस्ट करना पड़ता है. Exactly. तो वो सब चीज़ें कैसे हो जाती हैं? तो हाई रिस्क कैन बी मल्टीपल थिंग्स, राइट. जब ऑल 3 ट्राइमेस्टर्स देम रेस्टिंग इज व्हेन दे हैव प्री टर्म लेबर का रिस्क उनको. जैसे पहले उनकी पॉसिबल था कि उनका मिसकैरेज हुआ 7th मंथ में, या उनको डिलीवरी भी हो गई कई बार 6th या 7th मंथ में, पर बेबी डिडंट सर्वाइव बिकॉज इतना प्रीमेच्योर था. तो उसकी भी अलग अलग वजह होती हैं कि अगर प्रीमेच्योरिटी किस वजह से हुई थी उनको, कि उनको वाकई प्रीमेच्योर लेबर के कॉन्ट्रैक्शंस होने लग गए थे, या दे हैड अ वीक यूट्रस या वीक सर्विक्स, तो उस पर डिपेंड करेगा. तो दैट्स डेफिनेटली हाई रिस्क अगर इफ दे हैव अ हिस्ट्री लाइक दैट. But there are other high risk issues, right, that we see patients have high blood pressure during pregnancy, तो उनको फिर different उसके लिए high risk माना जाता है. That the diabetic moms, अभी यही PCOD के बाद उनकी डायबिटीज़ की प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको डायबिटीज़ डेवलप करने का. प्रेगनेंसी में एज सच देयर इज सम हार्मोन चेंजेस जिनकी वजह से पेशेंट्स कैन डेवलप व्हाट वी कॉल जेस्टेशनल डायबिटीज़ नो मैटर व्हाट. लाइक उनकी उन्होंने अपने आप खाना भी ठीक रखा है अपना, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, बट जस्ट बिकॉज वो हार्मोनल चेंजेस उनको प्री डिस्पोज होते हैं कि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होएगी से, तो वो फिर जिनको PCOD होता है उनके थोड़े से और भी ज़्यादा प्री डिस्पोज होते हैं. अदरवाइज ऑल्सो इफ समबडी इज ओबीस एंड दे आर प्री डिस्पोज, अगर उनका बहुत वेट गेन हो रहा है, दे आर नॉट बीइंग केयरफुल विद डाइट एंड स्टफ, तो वो फिर दे आर मोर प्री डिस्पोज टू डायबिटीज. सो दे आर कंसिडर्ड हाई रिस्क बिकॉज डायबिटीज कैन ब्रिंग lot of complications for the baby can be born with having trouble with breathing, या baby की sugars drop हो जाती हैं after delivery and all that. So I would say high risk is like multiple things. Then twin pregnancies of course are considered high risk, and triplets are thankfully अभी triplets and quadruplets are not as common. पहले मैंने बहुत deliver किए, but अभी thankfully they're less, तो उससे pretty much
लाइक अनीमिया भी, सिंपल अनीमिया लाइक आयरन डेफिशिएंसी के साथ अगर मदर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको उनसे भी रिस्क होता है, उनसे भी प्री टर्म लेबर का रिस्क है उनको। टीनेज मॉम अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उनको रिस्क है बिकॉज ऑफ द रिस्क, क्योंकि बॉडी यूट्रस इज़ नॉट फुली डेवलप, तो प्री मैच्योर उनको चांसेस हैं लेबर में जाने के। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाई रिस्क फिर हम डिसाइड करते हैं उनको बेड रेस्ट पे रखना है या उनको रेगुलर फॉलोअप्स या मोर फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स चाहिए। सो दैट्स हाउ इट्स डिसाइडेड। डॉक्टर, आप तीनों ट्राइमेस्टर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस, या फिर डेंजरस नहीं बोलूँगी, आई थिंक सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला कौन सा ट्राइमेस्टर रहता है? आई थिंक ऑल 3 ट्राइमेस्टर। मिड ट्राइमेस्टर को मैं हनीमून ट्राइमेस्टर बोलती हूँ क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती नॉर्मली, इफ इट्स नॉट अ हाई रिस्क, फिंगर्स क्रॉस्ड। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सारी टेस्टिंग उस वक्त होती है, आपको पता रखना होता है कि कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, एनी इश्यूज़। एंड देन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर, यूजुअली इफ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल देन इट्स फाइन। थर्ड ट्राइमेस्टर में देन अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको कोई प्री टर्म लेबर का रिस्क नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जा रहा, आपकी शुगर्स अगर हैं तो वो ठीक से रह रही हैं, एंड देन यू डोंट हैव एनी इश्यूज़ विद योर लाइक प्री एक्लैम्शिया वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो वो थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा। बट अदरवाइज वैसे लाइक इसीलिए शुरू में हम पेशेंट को एवरी 4 वीक्स देखते हैं प्रीनेटल केयर के लिए, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट टू लेकर 28 वीक्स तक दैट्स व्हाट्स गुड इनफ। उसके बाद वी सी एवरी 2 वीक्स, उसके बाद लास्ट मंथ में यू हैव टू सी देम एवरी वीक बिकॉज टू जस्ट मेक श्योर कि उनका उस वक्त यू स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर लाइक कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबिलिटी। मिसकंसेप्शन कहूँगी या फिर खुद मेरे साथ भी हुआ है वो चीज़ कि डिलीवरी के बाद आपकी मॉम इन लॉ या फिर आपकी मॉम आपको बोलते हैं कि पेट पर कुछ ऐसे टाइट से बांध लो या फिर बेल्ट बांध लो ताकि जो ढीलापन है वो ठीक हो जाए। दूसरा एक जो चीज़ है जो मैंने बहुत अपनी फ्रेंड्स से भी सुना है कि बहुत ज़्यादा वो अपने आप को ढक के रखो, सर ढक के रखो, गरम रखो अपनी बॉडी को। एंड द थर्ड थिंग, बहुत सारा घी खाओ। तो वो स्पेशली वो लड्डू जो होते हैं, और ये 40 डेज तक फॉलो करो। ये क्या ज़रूरी चीज़ें हैं या इनसे ही आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है? सो देयर इज कुछ सच है उसमें और कुछ ओवर वो है कि जैसे वो टाई करने वाला आई गेस इसलिए बोलते होंगे कि उससे थोड़ा सा आपको बैक पेन में रिलीफ मिलता है, बट डज वो अगर आपकी टोन को ठीक कर देता है? दैट्स नॉट ट्रू। लाइक द टोन ऑफ द मसल जो होती है वो नहीं ठीक होगी। इसीलिए हम पेशेंट्स को आफ्टर लाइक 2 वीक्स वी वांट, बल्कि पहले दिन से ही हम लोग बोलते हैं कि अपना वॉकिंग तो तभी से शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे आप अपनी एक्सरसाइजेज भी शुरू कर दो, विच इज़ वॉट। सो वो सिर्फ टाई करने से ऐसा होगा, दैट्स नॉट ट्रू। पर ये कि हाँ उसमें कुछ ट्रूथ है, क्योंकि जब वो टाई करते हैं यहाँ पे, जैसे अभी हम पेशेंट्स का abdominal बाइंडर करके आते हैं वो पहनाते हैं, तो उससे एटलीस्ट उनकी बैक को सपोर्ट मिलता है, दे कैन वॉक अप स्ट्रेट। तो नहीं तो पेशेंट को दर्द होगा तो शी इज़ ऑलवेज लाइक दैट, सो वो उनके पॉस्चर के लिए अच्छा नहीं है, विच कैन बी अ प्रॉब्लम लेटर। तो आप जब कह रही हैं बांधने का, तो फिर इट्स बेसिकली सपोर्टिंग देयर बैक, उनकी जो टमी थोड़ा सा सैगी हो जाता है उस वक्त, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। एंड देन दे आर एबल टू एक्सरसाइज इन द सेंस वो स्ट्रेट अप वॉक करेंगे, क्योंकि उस वक्त का पॉस्चर विल मेक अ डिफरेंस लेटर। तो उसमें देयर इज ट्रूथ टू दैट। घी का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि उसमें शुगर भी होता है उन लड्डूज में एंड ऑल दैट। सो ऑलवेज टेल डायबिटिक के पेशेंट्स को स्पेशली कि eat everything but just in moderation, because ghee ka it is some benefit to it कि it acts as a laxative also, and most postpartum patient, post operative patients को constipation का बहुत problem होता है, then उनके hemorrhoids या piles develop हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ghee will come in handy, क्योंकि उससे उनको at least smooth bowel movement होंगी, उनको constipation नहीं होगा, तो they don't have to suffer, फिर उनको bleeding नहीं होगी hemorrhoids की वजह से and all that, so there is some benefit to that also। एंड जो थर्ड थिंग आपने कवर करने का, आई कैन ओनली थिंक ऑफ लाइक मे बी they try to, also Shilpi, I've seen ki lot of patients don't get enough rest after delivery. They have to go back and start doing stuff. So in a way, women had come up with this कि these 40 days patient को बिल्कुल ध्यान से रहना है, कुछ करना नहीं है, तो इस बहाने उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। And I see there is some logic to that, because yes, you have to work, but you cannot be thrown into cooking for the entire family, or you're not thrown into doing other stuff for everyone else, and because there are some where women को नहीं बिल्कुल रेस्ट मिलता, सो दैट्स नॉट गुड। देन उनको फिर लेटर यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम्स या और कोई इश्यूज हो जाती, तो उस हिसाब से आई थिंक दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ प्रोटेक्ट देयर डॉटर्स और डॉटर इन लॉज टू से कि आप ऐसे पहन के रहो, आप बाहर नहीं निकलो, विच इज़
to some extreme not right, because उनको बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो postpartum depression होने के chances हो जाते हैं and all that. But also I can see if they mean well, then उनका यही मतलब होगा कि rest मिल जाए हमारी daughter या daughter-in-law को, ताकि she can focus on herself and the baby and gain her all her strength back to be ready to work after 6 weeks or something. सी सेक्शन बहुत कम सुनने के लिए मिलता था, Yeah, अभी बाय चॉइस सी सेक्शन के लिए लोग आ रहे हैं, क्या exactly. रीजन है? So there are some studies which have shown that बहुत difficult जब vaginal delivery होती है and जैसे vacuum pull, forceps pull पहले होता था कि नहीं vaginally करना है, तो अभी the younger generation थोड़ा सा उनका concept अलग है. They think कि इतनी difficult delivery से later life में अगर उनको urine incontinence where जैसे lot of आती है मेरे पास patient 60-70 में, they're like oh yeah हम तो सोचते थे वो normal है कि they cough और sneeze और उनको urine leak हो जाता है, या उनको इतना हंसने से भी उनको यूरिन लीक हो जाता है, इट्स वेरी एम्बैरसिंग फॉर देम. सो वो कई बार अगर डिफिकल्ट वैजिनल डिलीवरी है और उनका बॉटम गेट्स टॉर्न और समथिंग लाइक दैट, और इवन अदरवाइज एपिजोड में कई स्टडीज़ ने प्रूव करा कि उससे भी उनकी जो वीकनेस आती है उससे लेटर लाइफ में उनको प्रॉब्लम हो जाती है. So that's why a lot of younger generation, they don't want to take any chance at all. So they'll say, no, I'll just go for C-section, which is also, it has to be planned properly because C-section is not a small surgery. Also, it's a major surgery. उसके भी अपने risk हैं, complications हैं. तो वो दोनों risks and benefit, अगर if you know कि normal, nice delivery हो जाएगी, तो nothing like a vaginal delivery. डॉक्टर, आफ्टर डिलीवरी vaginal भी और सी सेक्शन भी, when a person can get sexually active? Usually we recommend 6 to 8 weeks. तो उतना 6 weeks के बाद usually it is safe to be sexually active as long as आपके डॉक्टर ने आपको कोई special instructions नहीं दिए कि जैसे अगर आपको कोई bad tear था या आपका C-section थोड़ा complicated था, तो उस situation में जो आपके डॉक्टर कहें. But average general public like after vaginal delivery and C-section 6 weeks is safe because most body organs come back into normal shape and size. Uterus comes back to normal. The vaginal area is normal. So 6 weeks is right. आपने अभी एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात की थी. मेरा जो लास्ट पॉडकास्ट था मिसेस यूनिवर्स के साथ पृथ्वी चौहान, उन्होंने एक किस्सा शेयर किया कि उनकी जो कलीग थी उन्होंने सुसाइड की थी बिकॉज ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. Oh wow. Yeah, that's pretty sad. That was sad. Very sad, yeah. तो ये चीज़ कॉमन है? It's very common. आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? Absolutely. ये इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को ऑलवेज फर्स्ट 2 वीक्स में ज़रूर देखें. उसके बाद चाहे एक बार वो मिस भी कर जाते हैं अपॉइंटमेंट, कई बार बच्चों के साथ बिजी होके एंड ऑल दैट, पर फर्स्ट 2 वीक्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स व्हेन इट हिट्स द पेशेंट. और वो सोचते हैं कि फैमिली सोचती है अरे नहीं शी इज़ नॉट, रेस्ट नहीं मिल रहा है इसलिए रो रहे हैं, नहीं खा रहे, नहीं सो रहे, बट इट्स अ रियल थिंग. इफ इट गेट्स इग्नोर्ड एट दैट पॉइंट, क्योंकि 2 वीक्स में उनको होता है समथिंग कॉल्ड पोस्टपार्टम ब्लूज, तो उस वक्त आप उनको डॉक्टर उनको असेस कर लें कि या इन पेशेंट को ज़्यादा चांसेस हैं, तो उस पेशेंट को आप डेफिनेटली 2 वीक्स में देखें, क्योंकि ऑलमोस्ट आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विल फील द पोस्टपार्टम ब्लूज. बट जिनका फिर नहीं होता पोस्टपार्टम डिप्रेशन, then it's fine क्योंकि hormones इतने high होते हैं, then they drop, तो automatically you will feel the depression signs. But आपको good family support, and sometimes it's not, nobody is to be blamed, but it just needs to be addressed. किस वजह से, मतलब I don't know what her situation was, but it could totally be prevented because उनको अगर medicine time से मिल जाए, because there are antidepressants जो safe हैं breastfeeding के साथ, they can be taken, and अगर किसी को 3 महीने ज़रूरत पड़ते हैं, I've had patients जिनको literally husbands were like I was ready to take her to the hospital because she's so like, कई बार वो पेशेंट्स बहुत मतलब एंग्री भी हो जाते हैं, they start to hurt the child and stuff like that because इतने डिप्रेस्ड होते हैं, इतने हेल्पलेस फील करते हैं. So it definitely needs to be addressed, and it's a real thing. It's not a myth or anything. क्योंकि जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल फेज है. Exactly. Being a जो mom. आप being a mom, और वो कई बार because of hormones, वो उसके लिए आप किसी को blame भी नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. Exactly. So as you said कि हम इसे treat कर सकते हैं. Absolutely, and it's safe medicines because main fear ये होता है कि मेरे बेबी को नहीं चले जाए breastfeeding से and all that. But they're very safe medicines which can be taken, and you see a whole like 180 degrees turn.
वही पेशेंट आपके पास आ रही थी जो बिल्कुल दे आर क्राइंग एंड दिस एंड दैट, एंड इट्स नॉट सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, काउंसलिंग भी चाहिए होती है कई पेशेंट्स को, दे नीड थेरेपी, तो उनसे कोई बात कर सके, दे कैन शेयर देयर थिंग। कई बार वो बात करने से एंड मेडिसिन से दोनों को, सो एवरी पेशेंट इज डिफरेंट सिवियरिटी, बट डेफिनेटली इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। एक सवाल जो ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ा हुआ है हाँ, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आप जितनी ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराओगे, पहला फ़ायदा कि आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, या दूसरा कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। राइट राइट राइट, एंड देर इज सम ट्रूथ टू दैट, बिकॉज उससे जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो जो हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होता है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड यूट्रस को फिर आपकी ब्लीडिंग कम होती है, सो यू फील मोर एनर्जेटिक, so you'll be able to exercise better and you'll be able to, so indirectly yes it helps with the weight loss, but it also is helpful with the आपकी जैसे breast milk, and plus the bond, and then the risk of breast cancer goes down, the baby is more protected because उनको सारी antibodies mom से मिल रही है, nutrition मिल रहा है, so really lot of benefit. डॉक्टर, ये तो बात होगी प्रेगनेंसी की। लेट्स मूव टू द अदर सेगमेंट डॉक्टर, दैट इज मेनोपॉज। Yes, yes, yes. तो Very important, yeah. यस, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक ऐसी चीज़, जब आप 35 प्लस जब आप जाते हैं तो आप इतने सारे केसेस सुनते हो, उससे पहले आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होती। Yeah. इनफैक्ट मोस्टली जब आप 40 तक आते हैं, Yeah, बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, अलग अलग तरह के। आप अपनी कलीग से बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, नाइट में स्वेटिंग हो जाती है। तो सबसे पहले बताइए मैम, ये मेनोपॉज होता क्या है? और प्री मेनोपॉज भी एक टर्म होती है। Yeah. So there's pre-menopause, perimenopause, and menopause. So, or post-menopause. So basically 4 phases. तो एक्चुअली वी डोंट रियलाइज, बट 38 से ही हमारे हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो कई बार जैसे 40 के बाद हम सोचते हैं, ओ आई एम जस्ट गेटिंग मोर टायर्ड, या मेरा काम बहुत है बच्चों की वजह से, बट हमारे हार्मोन्स, अगर हम वी गो टू द साइकिल ऑफ दिस हार्मोन चेंजेस, जस्ट लाइक आई सेड, 18 से लेकर लाइक 30 तक ओव्यूलेशन का ड्रॉप होने लग जाता है, तो 18 पे इट्स एट पीक एंड देन धीरे धीरे ड्रॉप होता है, एंड देन सेम थिंग मेनोपॉज का 38 से हमें रियलाइज होता है कि हम 45 47 पे इसकी बात करते हैं, बट 38 से यू विल सी कि जैसे फटीक ज़्यादा होने लग जाएगा, आपकी स्लीप थोड़ी सी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, या आप उठते भी हैं सो के, अच्छी 8 आवर स्लीप के बाद भी आप टायर्ड उठते हैं, तो वो सारे चेंजेस बिकॉज 38 से वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर, तो बेसिकली मेनोपॉज जब कंप्लीट मेनोपॉज हो जाता है तो इट्स लाइक आपकी जो हार्मोन्स अभी तक थे एक्टिव वो बंद हो जाते हैं, ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं। सो वो जो हार्मोन, जैसे आपका प्रेगनेंसी का रिस्क ख़त्म हो जाता है, या फिर आपको साइकिल्स बंद हो जाएंगी, दैट्स द फर्स्ट साइन अ पर्सन विल नोटिस कि ओके मेरी साइकिल्स अब नहीं आ रही एंड आई एम एट द एज आई शुड गो गेट चेक्ड। कई बार प्री मैच्योर मेनोपॉज हो जाता है, जैसे 40-42 पे पेशेंट आएंगे और उनके पीरियड्स बंद हो गए हैं, देन उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस है कि उनकी बोन्स भी वीक होने लग जाएगी, उनके हार्ट पे अफेक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैज़ टू बी एड्रेस्ड बाय द डॉक्टर कि टू मेक श्योर कि आपको वाकई मेनोपॉज हुआ है या देयर इज समथिंग एल्स। जैसे कई हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इंडिया से भी हैं, जैसे उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था बचपन में या यंग एज में, तो उसी वजह से लाइक इट्स अ इन्फेक्शन होता है, टीबी जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से उनकी साइकिल्स बंद हो जाती हैं। तो ऑल दोज थिंग्स कैन बी सीन, पर जहाँ तक मेनोपॉज की बात है उसमें बेसिकली उनकी साइकिल्स बंद होंगी। कई पेशेंट्स फेस करते हैं जैसे प्री और पेरी मेनोपॉज में कि उनको हॉट फ्लैशेस भी हो रहे हैं, नाइट स्वेट्स भी हो रहे हैं, पर उनकी साइकिल्स भी हो रही हैं, एंड साइकिल्स उनकी इरेगुलर हो रही हैं या वो काफ़ी दिनों तक ब्लीड करते रहते हैं। तो वो सारा हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड कि कई बार एनीमिया इसी वजह से हो जाता है, उनके आयरन की काफ़ी कमी हो जाती है, तो इट कैन बी टेकन केयर ऑफ अगर उनको हार्मोन्स उनके चेक हो जाएं, उनके हार्मोन रिप्लेस हो जाए नेचुरल वेज से। तो बिकॉज 48-50 इज जस्ट, अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ गई, पहले ये होता था ओ 48-50 आवर्स लाइक यू क्लोज टू, नॉट एनी मोर, यू स्टिल हैव टू, लाइक कहते हैं हेल्दी एजिंग, सो दैट्स व्हाट हेल्दी एजिंग इज़ अबाउट। आप अपने मेनोपॉज को एड्रेस करें, मेनोपॉज को एड्रेस करें और फिर उसका टेक केयर कर लें कि ताकि यू लिव अ हेल्दी लाइफ इवन आफ्टर मेनोपॉज। यू डोंट हैव टू लाइक स्टॉप लिविंग लाइफ कि ओ आई एम ऑलवेज इरिटेबल नाउ, आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, आई एम ऑलवेज स्वेटिंग एंड आई कैन नॉट फोकस ऑन माई वर्क, बिकॉज मेमोरी फॉगिनेस हो जाती है, आपको बातें याद नहीं रहती, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अब लगता है मैं पहले तो ये सब कर सकती थी, अभी क्यों मेरे
तो ऑल दैट कैन बी एड्रेस्ड एंड यू नीड टू लिव अ हेल्थी तो लाइफ. ये डॉक्टर जो बातें भूल जाना और ये सब चीज़ें क्या प्री मेनोपॉज में होने लग जाती हैं? लॉट ऑफ पेशेंट्स डू एक्सपीरियंस दैट. उनको लॉट ऑफ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमें मेमोरी फॉगीनेस होने लगा है, कि हमें पता है इस बंदे को हमने देखा हुआ है पर हमें नाम ही नहीं याद आता, या कुछ पहले हमें सब कुछ याद रहता था, हमें घर पे छोटी छोटी बातें अभी भूल जाती हैं एंड ऑल दैट स्टफ. तो दैट कैन बी अदर रीजंस. मेडिकली भी आपको इवैल्यूएशन कराना है कि येस इट्स नॉट डिमेंशिया और एनीथिंग एल्स, बट येस हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से लॉट ऑफ पेशेंट्स विल फील दैट. आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको हार्मोन्स इतने कम हो जाते हैं, देन इट जस्ट कीप्स गेटिंग वर्स एंड वर्स. तो अगर वो एड्रेस हो जाए टाइम से इन देयर 40s और जब भी उनको चेंजेस फील होने लगे, तो इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट. डॉक्टर प्री मेनोपॉज 38 से स्टार्ट हो जाता है. It's like the earliest sign. Body starts, but lot of patients may not feel it unless उनकी cycles irregular होने लग जाती हैं. Body starts, the biological clock है वो start हो जाती है 38-39 से, but उसके बाद से फिर वो slowly they will see. तो अगेन उसमें हेल्दी अगर लाइफस्टाइल रखेंगे तो देन द सिम्टम्स आर लेस, एंड देन जब आपको बिल्कुल ही लगे कि हाँ आपको नहीं हो रहा हैंडल, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट चेक. हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? तो बेसिकली इट्स लाइक नो रॉकेट साइंस, राइट. आपको मेक श्योर करना है कि आपका वेट ठीक रहे, आपकी एक्सरसाइज कुछ ना कुछ शामिल हो आपकी लाइफ में. इंडिया में तो हम इतने बिग हैं ऑन योगा एंड ऑल दैट. योगा इज़ वेरी गुड. आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप करें, आप स्ट्रेचेस करें, तो आपकी जो मसल पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, लाइक एटलीस्ट 4 days a week आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में एक्टिव वाली. सिर्फ लॉट ऑफ पेशेंट बोलते हैं नहीं मैं सारा दिन घर पे इतना काम करती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट इनफ. यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड एक्सरसाइज इज़ अ वेरी गुड एंटी डिप्रेसेंट. तो कई बार दैट इज़ लाइक आपको अपनी लाइफ पे फोकस करने का टाइम मिलता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि येस मेरे को ये भी, मतलब वॉट यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ. लाइक कहते हैं ना इट्स ओनली वन लाइफ, यू कैन नॉट, इट्स नॉट अ प्रैक्टिस लाइफ, सो यू गॉट टू टेक केयर ऑफ इट. सो वही वाली बात है कि आप उसको अपनी लाइफ में अपने खाने का, येस हेयर एंड देयर यू हैव टू चीट एंड ऑल दैट इज़ फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज, बट ये आप अगर आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख रही हैं, आप अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रख रही हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रही हैं, उसको भी इग्नोर नहीं कर रही, तो देन यू आर अ हेल्थी पर्सन. डॉक्टर 38 से स्टार्ट हुआ प्री मेनोपॉज आपके सिम्टम्स, कब एग्जैक्ट एज या फिर it So depends? 48 to 52 in US we say 48 to 52 is when menopause. After 52 अगर कोई पेशेंट आ रही हैं और कह रही हैं अभी भी मेरे तो बहुत हैवी साइकिल्स चल रही हैं ये वो, तो फिर हम उसको भी, दैट्स ऑल्सो नॉट नॉर्मल. बट अगेन देर आर एक्सेप्शंस. इंडिया में यूजुअली वी सी 45 to 48 और यहाँ पे 48 to 52, बिकॉज थोड़ा सा हमारा न्यूट्रिशन डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है. देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. आई हैव हेल्दी पेशेंट्स हु आर हैविंग रेगुलर साइकिल्स एट 54. आई हैव हेल्दी पेशेंट्स हु हैव स्टॉप देयर साइकिल्स एट 46. बट येस यू हैव टू कीप इन रेंज कि इस टाइम पे जैसे 48 to 52 के बीच में यूजुअली मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है. तो डॉक्टर आप जब आपका 48 to 52 वाली जो एज है इसमें आपको कभी भी आपको ये मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, इसके सिम्टम्स कब तक रहते हैं, जो ये आपके हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स? So that's very interesting because a lot of patients will come at 65 and they're like, oh, I thought menopause was at 50, then why am I having these symptoms now? So sometimes these symptoms can go on as far as like 75 is the oldest patient I've treated for menopause, like जिनको 77 to be in fact. Like कई बार वो symptoms इतने होते हैं आपको, you don't feel energetic नहीं रहते आप, and you want to feel energetic, you want to keep up with your partner and stuff like that. तो वो भी फिर menopause के fatigue, severe fatigue is a sign, not being able to sleep is a sign. आपको सुबह उठ के morning stiffness रहती है joints में, unless and until arthritis की कोई issue है तो वो बात अलग है. But otherwise these symptoms कई patients को 50 पे भी नहीं होते, कई patients को 75 तक होता है, तो very varied possibility. But yes, they can, it also depends, severity थोड़ी कम हो जाती है, बट जो आपकी बॉडी की एजिंग है वो नहीं बंद होती. तो दैट कहना यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने सप्लीमेंट्स लेते रहें, आप अपनी कैल्शियम लेते रहें, आप अपनी एक्सरसाइज करते रहें. ऑलवेज टेल पेशेंट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मेनोपॉज के बाद, जैसे मेनोपॉज से पहले विमेन आर प्रोटेक्टेड, उनको इतने हार्ट अटैक्स नहीं होते जितने मेन को होते हैं, राइट.
बिकॉज हमारा जो हार्मोन एस्ट्रोजन होता है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। आफ्टर मेनोपॉज हम वो हार्मोन ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसके बाद आप लॉट ऑफ वुमेन सुनेंगी आफ्टर मेनोपॉज उनको हार्ट अटैक्स के साइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वुमेन आफ्टर 50 या आफ्टर मेनोपॉज टू मेक श्योर वो भी उतने ही फिजिकल्स कराएं जाते हैं हस्बैंड्स चाहते हैं, उनका कार्डियक चेकअप होना चाहिए। आप देखेंगे यूजुअली सब पेशेंट्स कहेंगे हाँ मेरी मॉम को 60 पे उन्होंने ब्लड प्रेशर मेडिसिन स्टार्ट करी, 55 पे, बट दिस इज़ बिकॉज मेनोपॉज पुट्स देम एट सेम रिस्क एज गाइस। सो फिर उनका बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी कार्डियक हेल्थ, अपनी डायबिटीज़, अपने ब्लड प्रेशर का सबका टेक केयर करें। नहीं तो फिर दैट ऑल्सो, तो वो रिस्क मेनोपॉज से बढ़ते हैं। देर इज़ नो एज जब ख़त्म हो जाते हैं, बट इट जस्ट डिपेंड्स कब आपके लिए सिवियर हैं तो फिर आप उनका टेक केयर करें। अगर किसी की रेगुलर पीरियड्स हैं डॉक्टर और वो मेनोपॉज वाली विंडो पर है, तो आप कैसे उस चीज़ को टेस्ट करती हैं, क्योंकि पीरियड्स तो रेगुलर हैं? राइट, Because पर of उनको PCODs. अगर सिम्टम्स उनके अगर आ रहे हैं कि और उनको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं या उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, तो भी आप उनका फिर बेसिकली जब एनुअल एग्ज़ाम कराएंगी तो आप चेक करना चाहते हैं कि उनके बहुत अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तब आप उनके हार्मोन्स चेक करते हैं टू सी कि अगर उनको मेनोपॉज सेट इन हो गया या नहीं। पर अदरवाइज यू गो बाय हर सिम्टम्स। अगर वो कह रही नहीं मुझे बहुत फटीग होता है या आई एम नॉट एबल टू फंक्शन एट माई वर्क एंड स्टफ लाइक दैट, तो फिर आप उनके चेकअप से आपको पता चलेगा कि यस, ब्लड टेस्ट से कि यस शी इज़ गेटिंग इनटू मेनोपॉज और नॉट। डॉक्टर हॉट फ्लैशेस को थोड़ा सा समझा देंगे क्या होता है? तो जैसे ज़्यादातर नाइट स्वेट्स के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करेंगे, या जैसे दिन में भी, जैसे एवरीबडी इज कंफर्टेबल सिटिंग इन द फैमिली एंड दिस वन पर्सन विल बी लाइक ओ माय गॉड, आई एम लाइक लिटरली इट्स लाइक पेशेंट लाइक अ फायर इज गोइंग थ्रू दैम, लिटरली दैट्स हाउ हॉट दे फील, एंड देन 2 minutes लेटर दे आर कोल्ड स्वेट्स, उनको बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बिल्कुल मतलब लिटरली रात को, जैसे कई पेशेंट्स मेरे को बोलते हैं कि माय हस्बैंड हैज़ टू स्लीप इन अ सेपरेट रूम बिकॉज मेरे को तो लाइक आई हैव टू कीप द टेम्परेचर एट 60 degrees, एंड वो हस्बैंड बेचारे ऑफ कोर्स दे आर फ्रीजिंग एंड ऑल दैट स्टफ, तो उतना मतलब, एंड देन दे विल बी फाइन आफ्टर लिटिल बिट। सो इट्स लिटरली लाइक दे विल वेक अप बिकॉज ऑफ दैट, दे विल थ्रो अवे द शीट्स एंड ऑल दैट। तो उसके नेचुरल तरीके भी हैं, यू वेयर कॉटन क्लोथ्स, यू वेयर लूज क्लोथ्स, यू ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड ऑल दैट, बट बेसिकली दैट्स व्हाट इज़ वेरी अननर्विंग फॉर वुमेन, क्योंकि उनको ठीक से सो नहीं पाते, दूसरे दिन काम नहीं कर पाते, देन दे इरिटेबल हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो रीजन टू सफर लाइक दैट। और डॉक्टर कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं जो एक लेडी को ईयरली अपने लिए कराने चाहिए? एटलीस्ट वो तो कराने ही चाहिए, मतलब बाकी ठीक है जो रहते हैं, लेकिन आपके हिसाब से कि ये बेसिक है, ये तो तुम्हें अपने ध्यान रखने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इट डिपेंड्स, अगर मेनोपॉजल वुमेन की बात करें तो उनको डेफिनेटली अपने कोलेस्ट्रॉल, अपने ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर्स, और उनका तीनों का डेफिनेटली, बिकॉज आपका हार्ट, आपकी शुगर्स, डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, एंड ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज एंड ऑल। तो वो एक एनुअल जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें आपके सारे बेसिक ब्लड टेस्ट हो जाएंगे। फिर आपकी डिटेल्स में आप जा सकते हैं, जैसे आपका लिवर फंक्शन अच्छा होना चाहिए, आपकी विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे पेशेंट्स को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। फिर आप धीरे धीरे, और जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि आपकी ब्लीडिंग बहुत इरेगुलर या कुछ, तो आप प्लीज़ अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा के देखें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम नहीं है, या आपको कोई और वजह से आपको इतनी ब्लीडिंग नहीं हो रही। तो बेसिक ब्लड टेस्ट आपका ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी अगर आप एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड आई रेकमेंड, क्योंकि ओवरीज का जो कैंसर होता है तो वो कई बार ऐसे ही क्रीप अप हो जाता है। तो अगर आपको पता है कि आपका बेसिक अल्ट्रासाउंड ठीक है, या अगर आपका प्रॉपर एग्ज़ाम हो गया गायनी के साथ तो वो अच्छा है। तो एक फिजिकल और एक गायनी पेल्विक एग्ज़ाम, वो पूरा अगर आपका एटलीस्ट एवरी ईयर होए तो यू विल बी फाइन। पैप्समेयर आपको हर साल कराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके 3 पैप्समेयर्स ठीक नॉर्मल आए बैक टू बैक, तो फिर आप सिर्फ पेल्विक एग्ज़ाम के लिए चले जाएं। यू डोंट वांट टू डू अ पैप्समेयर अगर आपके बिल्कुल नॉर्मल थे तो ठीक है, बट इट्स बेटर टू गेट इवेलुएटेड, या थोड़ा सा अगर चेक आपका हो भी गया एक्स्ट्रा पैप्समेयर, उस पर कई बार कई सरप्राइजिंग थिंग्स मिलती हैं, क्योंकि उससे भी हमें यूट्रस की हेल्थ और रेस्ट ऑफ द हेल्थ, तो वो अगर ईयरली हुए तो इट्स रियली गुड। डॉक्टर पैप्समेयर अगर किसी को नहीं पता तो आप थोड़ा सा साधारण भाषा में बताएंगे? राइट। सो बेसिकली जैसे हमारा यूट्रस होता है जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं इंडिया में, तो उसका जो माउथ होता है उस पे हम पैप्समेयर में हम बेसिकली उसका एक सैंपल लेते हैं।
इट्स लाइक लिटरली लाइक अ ब्रश, लाइक लिटरली लाइक एक ब्रश हमने लिया है, उससे हम उसकी सेल्स ले रहे हैं, तो उसको हम फिर चेक करवाते हैं, उससे हमें उनकी बच्चेदानी की हेल्थ पता चलती है, ये सर्विकल कैंसर की जो हम बात कर रहे थे उसकी हेल्थ पता चलती है, कोई और ऐसे इन्फेक्शन नहीं जो आगे जाके पेशेंट को प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो वो इसलिए ज़रूरी है। इट्स लाइक स्मीयर है एक तरह से, जैसे हम लिटरली एक ऊपर से किसी चीज़ का सुपरफिशियल सैंपल ले रहे हैं, तो वो हम लेके डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारा हमें उससे विमेन की हेल्थ का पता चल जाता है। और डॉक्टर पेल्विक एग्जाम भी प्लीज़। हाँ सॉरी, तो पेल्विक एग्जाम में जैसे जब आप अपनी गायनी के पास जाएंगी तो वो आपका जैसे अंदर से जांच जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपको अपनी फिंगर से आपके यूट्रस को एग्जामिन करेंगी, आपकी ओवरीज जो जैसे बच्चेदानी उसके आसपास जो दो चीज़ें होती हैं उनको हम ओवरीज बोलते हैं, तो उनका एग्जाम होएगा, ये मेक श्योर करने के लिए कि कुछ बड़ा नहीं है। कई बार पेशेंट सोचते हैं हम बस वेट गेन हो रहा है हमारा यहाँ पे, पर वो वेट नहीं गेन हो रहा, तो उनका बच्चेदानी बड़े होते जा रही है, यूट्रस बड़ा होता जा रहा है। बहुत एजुकेटेड पेशेंट्स को मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम की वो सोचते हैं कि उनका बस वेट गेन हो रहा था, एंड जब हम उनका चेक करते हैं तो उनका यूट्रस इतना बड़ा होता है, तो उसकी फिर कई अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको टाइम से अगर ट्रीट हो जाए तो फिर वो पेल्विक एग्जाम, मतलब एक बार अंदर से जो एग्जाम हो जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ आप हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है कि ज़्यादा पेशेंट्स हेल्दी होते हैं, पर उसको फॉर ग्रांटेड अगर हम ले लें कि नहीं हम तो ठीक ही हैं, वो ठीक नहीं है। तो ये हर साल कराना चाहिए? जो एक अंदर वाला एग्जाम है वो हर साल, फिर आपके डॉक्टर देख लेंगे कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक साल मिस कर सकते हैं, पर आपकी जो ब्लड टेस्ट वगैरह वो आई वुड से एवरी ईयर बिल्कुल होना चाहिए। फॉर द मेनोपॉज वुमेन और फॉर एवरीवन? I would well less than 30 they can still be okay, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं तो less than 30, after 30 it will be good to do every year. less than 30 also अगर किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि उनको डायबिटीज़ बहुत रन करता है फैमिली में, हाइपरटेंशन, या उनका अपना वेट बहुत बड़ा हुआ है, तो उनको भी फिर एवरी ईयर चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर, एक ऐसी भयानक बीमारी जिसका नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है, कैंसर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में लोग इतना डरते हैं बात करने में भी कि इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों को तब पता चलता है ओह 3rd स्टेज कैंसर है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, 4th स्टेज पे आ गए। कब ये शुरू होता है, कहाँ तक ये जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे मुझे आज बात करनी है, ताकि लोगों को पता चले कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर के पेशेंट्स भी ठीक हो सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई नो। कहीं मैंने सुना ही था, एक कोई ओल्ड ही लेडी थी, वो कह रही थी कि उनकी वो तो उनके टाइम पे ये बोलते थे जिनको कैंसर हो गया वो बेचारे कैंसिल ही हो जाते हैं लाइफ में। सो दैट्स नॉट ट्रू एनीमोर। वो बिल्कुल सही, इट्स मतलब आई नो उस टाइम पे कम अवेयरनेस थी, कम नॉलेज थी, कम साइंस की इतनी एडवांसमेंट थी, तो उस मैं उनकी बात समझ सकी, पर मेरे को बहुत अंदर से ख़राब लगा कि ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि आज के उसमें हमें कितने कैंसर इज़ लाइक अ बहुत ही वाइड टॉपिक है, राइट, एंड एज सबको ये पता है कि हर तरह का कैंसर हो सकता है। तो एटलीस्ट अगर हम गायनी के कैंसर्स की बात करें तो लॉट ऑफ बहुत सारे उनमें से प्रिवेंट भी हो सकते हैं, और या फिर एटलीस्ट आप उनको जल्दी ट्रीट करवा दें तो ऐसा नहीं है कि फिर लाइफ कम्स टू एन एंड। एक जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, जो भी गायनी के उसमें हम, तो जो मैं ये एनुअल एग्ज़ाम का इतना कहती हूँ उसके लिए हम ये ब्रेस्ट एग्ज़ाम हमेशा होता है उसमें, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को, या सारे डॉक्टर्स, मैं अपनी बात नहीं करी, सारे ही डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को अवेयर कराते हैं कि उनका ब्रेस्ट एग्ज़ाम जो है वो कैसे उनको अपने आप घर में करना चाहिए। तो अगर उनको कुछ भी अब नॉर्मल फील होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए। लॉट ऑफ पेशेंट्स को ये भी नहीं मैमोग्राम कराने से हमें कैंसर हो जाता है, ये कुछ रेडिएशन इतना नहीं है मैमोग्राम में जितना फ़ायदा है कि आपको मैमोग्राम से एटलीस्ट पता चल जाएगी प्रॉब्लम, बहुत अर्ली पता चल जाएगी। कितने सारे पेशेंट्स वो कहते हैं कि या हमें तो कुछ फील ही नहीं हुआ, जब हमने मैमोग्राम कराया तो हमें कैल्सिफिकेशन पता चला, तो उससे फिर एग्जामिन हुआ तो फिर वो कैंसर था, वो निकल गया, एंड अब दे आर लाइक 10 years 20 years डाउन द रोड, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक तरह से एक नाइटमेयर की तरह उसको याद करते हैं, एंड देन दे आर लाइक ओके थैंक गॉड कैच हो गया, ट्रीट हो गया, एंड इट्स बिहाइंड मी, अब मेरे को कुछ उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ब्रेस्ट का हम सिंपल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से घर पे स्टार्ट करके डॉक्टर से एवरी ईयरली चेकअप करा के 40 की एज में होता है कि 40 की एज से आपके मैमोग्राम्स एवरी ईयर होने लग जाएं। अगर आपको थोड़ा लगता है कि मेरा तो कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है, जबकि अभी मोर एंड मोर स्टडीज़ आर शोइंग
कि फैमिली का इतना इफेक्ट नहीं होता। अगर कोई मेरी फैमिली में किसी को है ही नहीं ब्रेस्ट कैंसर, मुझे क्या ज़रूरत है? इट्स नॉट ट्रू। न्यू फैक्टर्स कैन कम इन टू प्ले और उससे फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो आप अगर अपना रेगुलर चेकअप कराएं, आप अभी तो बल्कि जो यहाँ की रेडियोलॉजी एसोसिएशन है, दे इवन से कि 35 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं। किसी को फैमिली में है कि हाँ ओ या मेरी कज़न को 30 से पहले हो गया था ब्रेस्ट कैंसर, सो देन यस आप अपना टेस्ट करा सकती हैं। देयर इज़ अ म्यूटेशन रिस्क टेस्ट पॉसिबल है जिससे पता चलेगा कि आपको तो कोई रिस्क नहीं है, तो फिर आप अर्ली सर्वेलेंस शुरू करा दें, तो फिर आप प्रिवेंट कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग। प्रिवेंशन इज़ द क्योर। तो ठीक है, उसके बाद एक बार गॉड फॉरबिड किसी को हो भी गया डायग्नोज, उसका भी फिर ट्रीटमेंट है कि अगर आप जैसे उसको अगर लंप है तो उसको निकलवा सकती हैं। कई पेशेंट मैस्टेक्टमी करा लेते हैं उसके बाद फिर उनको, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद उनकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट्स लाइक इट कैन बी, देयर आर पॉसिबिलिटीज़, दे कैन डू रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी, तो आप अपनी कॉस्मेटिकली भी आप नॉर्मल लाइफ जी सकती हैं एंड ऑल दैट। तो दैट्स एज फार एज ब्रेस्ट कैंसर। देन फिर उसके बाद पेशेंट्स का होता है कि जैसे कोलन कैंसर विच कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड अगर टाइम से उनका डायग्नोस हो जाए। तो अभी जैसे 45 पे अब उन्होंने बोला है कि 45 पे उनका चेक हो जाए कि कोई स्टूल में ब्लड नहीं है, विच कैन नॉट बी सीन अदरवाइज, क्योंकि जब तक आप वो देखेंगे तो वो अगर आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग हो जाए तो पता चल जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हो, इट्स नो हार्म इन फाइंडिंग आउट अर्ली, राइट। तो दैट्स लाइक कोलन कैंसर जो वेमेन में भी हो जाता है मेनोपॉज के बाद या वैसे भी, तो दैट कैन बी प्रिवेंटेड। सेम थिंग यूट्राइन कैंसर, अगर टाइम से अगर किसी पेशेंट को मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है, दैट्स नॉट नॉर्मल। कई पेशेंट्स बोलते हैं नहीं हमें तो ऐसे ही साइकिल आ गई, बट मेनोपॉज के बाद साइकिल आना इज़ एब्सोल्युटली अब नॉर्मल। आप बिल्कुल डॉक्टर से मिलें, आप चेकअप कराएं। ठीक है, अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं नहीं आपकी वाकई ये साइकिल थी, आपके हार्मोन्स थोड़ा सा बीच में एक्टिव हो गए, देन इट्स ओके। पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पोस्ट मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना इज़ नॉट नॉर्मल। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड होना, फिर उसकी बायोप्सी होना, एटलीस्ट कंफर्म हो जाए कि आपको, कितने सारे पेशेंट्स बोलते हैं इंडिया में कि हाँ पता ही नहीं चला, एंड बाय द टाइम पता चला इट वॉज स्टेज 4। तो अगर स्टेज 1 या 2 में डायग्नोस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर उसमें एटलीस्ट आपका यूट्रस निकलवा दिया आपने, यू डोंट नीड योर यूट्रस आफ्टर मेनोपॉज। आप अनदर 30-40 ईयर्स आपके कहीं नहीं गए हेल्दी लाइफ के। ओनली द बैड, सेम थिंग सर्विकल कैंसर, उसका तो प्रिवेंशन ही है, क्योंकि मोस्ट सर्विकल कैंसर्स का पता चल रहा है कि एक वायरस की वजह से होता है। तो वायरस का जो वैक्सीन हम आपको जो 9, 10, 12 पे दे दें तो वो रिस्क कम हो जाता है। तो इट्स सच अ सेफ्टी थिंग दैट हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। एंड देन फिर आपका ओवेरियन कैंसर इज़ अ वेरी ट्रिकी वन। उसके लिए आई ऑलवेज फील कि यस, अगर एवरी ईयर आपका एक एग्ज़ाम हो जाए, तो खास करके अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया है, पीसीओडी पेशेंट आप बात कर रही थी, तो उनको थोड़ा सा यूट्राइन कैंसर का रिस्क होता है। फिर उसके बाद तो वो सारी चीज़ें हैव टू बी, अगर हर साल आप नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, एटलीस्ट एवरी 2 ईयर्स चले जाएं, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर तब तक ना वेट करें कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और फिर आप जाएं, तो कई बार इट्स टू लेट, स्पेशली इन केस ऑफ कैंसर। थोड़ा सा 1-2 लेयर डीपर चलते हैं डॉक्टर। कैंसर होता क्या है? So basically it is like growth of normal cells which become abnormal. तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की। दैट्स वाई आप देखती हैं कि जब जैसे ब्रेस्ट कैंसर ही है, तो उसमें जो सेल्स थे, जैसे नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है, और उसके बाद जो उसकी सेल्स हैं वो बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होने लग जाते हैं। उनके ऊपर कोई भी हमारी बॉडी का मैकेनिज्म वर्क नहीं करता और वो सिर्फ ग्रो होते जाते हैं। तो दैट्स व्हेन इट बिकम्स लाइक इट विल स्टार्ट किलिंग द हेल्दी सेल्स एंड देन इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो फिर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जैसे आप देखते हैं कीमोथेरेपी जब दी जाती है, तो जब कीमोथेरेपी से वो हम उन नॉर्मल सेल्स को जो इतने ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं उनको किल कर रहे हैं, पर तभी पेशेंट्स को उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी के, कि जैसे उनका हेयर फॉल हो जाता है या फिर उनको वॉमिटिंग, नॉशिया, डायरिया, उनको बेड से बाहर निकलना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो कीमोथेरेपी ना सिर्फ उनके कैंसर सेल्स को इफ़ेक्ट करती है, उनके नॉर्मल सेल्स को भी इफ़ेक्ट करती है। सो दैट्स वाई इट्स लाइक, बट येस उसके लिए फिर और ट्रीटमेंट है कि उनके नॉर्मल सेल्स को कैसे ठीक रखा जाए, उनको इन्फेक्शन से कैसे बचाया जाए एंड ऑल दैट, वो सब है। बट दैट्स हाउ इट रियली लाइक, ट्रीटमेंट होने के बाद देन नॉर्मल लाइफ आने लग जाती है वापस। एक बार आपने कैंसर सेल्स को ट्रीट कर दिया, देन यू आर फाइन। तो बेसिकली इट इज़ लाइक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल सेल्स। डॉक्टर, ये एक तो होता है कि डॉक्टर के पास गए तो पता चला,
कितनी अर्ली स्टेज पे आप खुद से इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं? वेल जैसे आप अगर आपको पता ही लग रहा है, जैसे किसी को, जैसे अगर यंग पर्सन है और उनको जब वो स्टूल पास कर रहे हैं और उनको ब्लीडिंग ही होते जा रही है, यू नो दैट्स नॉट नॉर्मल, तो डॉक्टर से जाने 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स थैंकफुली वो सिर्फ पाइल्स होंगे या समथिंग नॉन कैंसरस होगा, पर 1% भी अगर कैंसर अगर बच गया, अगर उन्होंने टाइम से चेकअप करा लिया, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि स्टूल में आपको यूरिन में अगर ब्लड ही आता जा रहा है, दैट्स नॉट नॉर्मल, या फिर आपको भूख तो नहीं लग दोनों रही। में ब्लड आना इज नॉट नॉर्मल या यूरिन में ब्लड आना इज नॉट नॉर्मल अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तो। अगर आप यूरिन इन्फेक्शन होता है, लॉट ऑफ विमेन में बहुत कॉमन होता है, तो उसमें अगर ब्लड आ रहा है तो पर साथ में आपको पेन होगा, आपको डिस्कम्फर्ट होगा, वो सब। पर अगर वैसे ही आपको पेनलेस ब्लड आ रहा है, आपने चेक करा लिया कि आपको इन्फेक्शन भी नहीं है, देन आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको स्टूल्स में ब्लड आ रहा है और आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं, आपको कोई हेमरॉइड्स या पाइल्स की हिस्ट्री नहीं, तब भी आपको चेक कराना चाहिए। ब्रेस्ट में अगर आप रेगुलर एग्जाम कर रही हो और आपको सडनली कुछ हार्ड फील होता है या कुछ, आप, मैं ऑलवेज पेशेंट्स को बोलती है ऐसे जैसे इतना नकल जैसा कुछ हार्ड फील होता है, या अगर आप मेनोपॉजल है और आपकी ब्रेस्ट से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, निपल एरिया से अगर आपको कोई क्लियर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऑल दोज थिंग्स आर एबनॉर्मल, देन यू नीड टू गो सी द डॉक्टर एंड वो फिर आपका मैमोग्राम कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं, तो पता चल जाएगा कि हाँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एवरी मंथ एक बार ब्रेस्ट एग्ज़ाम कर लें, और यूजुअली जो प्री मेनोपॉज में आफ्टर पीरियड्स करें। आफ्टर मेनोपॉज पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो याद नहीं रहता, तो ऑलवेज टेल पेशेंट्स की फर्स्ट ऑफ द मंथ पे आप ब्रेस्ट एग्ज़ाम कर लें अपना, तो आपको अपनी ब्रेस्ट का पता चल जाएगा दिस इज़ नॉर्मल। और इस बार अगर आपको कुछ एब नॉर्मल फील हो रहा है तो फिर आप डेफिनेटली डॉक्टर से मिलें। तो अगर आपका एपेटाइट सडनली ख़त्म होने लग गया है, अगर आपका वेट सडनली लूज़ हो रहा है, आप खुश हो रही हैं कि मेरा वेट लूज़ हो रहा है, बट आप ये सोचें कि मैं इसके लिए कोई एफ़र्ट कर रही हूँ कि नहीं। अगर आप कोई एफ़र्ट नहीं कर रही हैं और आपका वेट लूज़ हो रहा है, दैट्स नॉट नॉर्मल, तो देन यू शुड गो मीट अ डॉक्टर। और अगर आपको जैसे सडनली आप मेनोपॉजल भी नहीं है पर आपको बहुत थकान होने लग गई है, यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड, तो या आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ऑल दोज थिंग्स कैन एक डॉक्टर एग्जाम बनता है। डॉक्टर क्या क्या स्टेजेस होती हैं इसमें? जैसे कि बोलते हैं कि अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे हो तो फिर भी क्योरेबल है, थर्ड फोर्थ पे अगर आपको पता चलता है देन चांसेस बहुत कम होती हैं। इज इट ट्रू? इट इज़ पार्टली ट्रू, बिकॉज थर्ड स्टेज में भी डिपेंड्स, अगर फिर डायग्नोस हो गया, येस आपका ट्रीटमेंट थोड़ा एग्रेसिव होगा या आपको थोड़े कोई सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, आपको मेजर सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। स्टेज 4 में भी अभी तो इट्स लाइक कि दे कैन टर्न इट अराउंड, एटलीस्ट पहले होता था कि 6 मंथ्स लाइफ हो जाती है बस, स्टेज 4 डायग्नोज हुआ, अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस, बट नॉट एनी मोर। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट्स आर गेटिंग कीमोथेरेपीज एंड स्टफ लाइक दैट, पेशेंट्स आर गेटिंग रेडिएशन थेरेपी, तो they can buy a few years in life. Turning around at stage 4 बहुत कम होता है, but it's not impossible. But yes, you're right. First and second stage, definitely. That's why the key is early diagnosis. Early diagnosis, early diagnosis. डॉक्टर फर्स्ट स्टेज का मतलब और सेकंड स्टेज का मतलब थोड़ा समझा दीजिए। वो आई थिंक पेशेंट्स को अपने आप नहीं समझ आएगा, वो डॉक्टर्स ही उनके डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में इट सिर्फ यूट्रस के अंदर, जैसे हम यूट्राइन कैंसर की बात करें तो वो सिर्फ यूट्रस के अंदर ही है। सेकेंड स्टेज में वो यूट्रस से थोड़ा बाहर चला तो गया। वो कैसे पता चलता है हमें? वो खुद से? सिर्फ स्टडीज से, कोई ना कोई इमेजिंग होगी, उनका पेट स्कैन होगा, उनका सीटी स्कैन होगा, डॉक्टर चेक करेंगे, तो वो तो मतलब पेशेंट को अपने आप तो कभी नहीं पता चल सकता। एनी टाइम उनको पता चले कि हाँ मेरे को ये नॉर्मल सिम्टम्स नहीं हो रहे, मुझे ब्लीडिंग होते ही जा रही है, मेरा मेनोपॉज नहीं, मतलब इवन प्री मेनोपॉज ब्लीडिंग होते ही जा रही है, तो देन इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट चेक्ड। तो वो सारी चीज़ें, वो फिर डॉक्टर, ये सारी स्टेजेस वगैरह तो फिर डॉक्टर, क्योंकि वो इमेजिंग कराएंगे, आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपकी बायोप्सी लेंगे, तब पता चल सकता है कि या व्हाट इज़ रॉन्ग और नॉट। और डॉक्टर इसका खर्चा भी बहुत आता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पीसीओडी की वजह से किस तरीके का कैंसर हो सकता है? यूजुअली यूट्राइन कैंसर, बिकॉज PCOD इज़ लाइक उसके अंदर जो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उसमें जो हार्मोन्स की इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट्स की जो यूट्रस की लाइनिंग है, इनफर्टिलिटी की वजह से, तो मतलब आपस में रिलेटेड है, इनफर्टिलिटी PCOD और PCOD इनफर्टिलिटी, तो उसकी वजह से उनकी यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी ज़्यादा ग्रो करने लग जाती, क्योंकि उनके पीरियड्स नहीं आ रहे, तो फिर उनकी साइकिल्स, तो अगर आपको जैसे साइकिल नहीं आई और फिर आपकी ब्लीडिंग ही नहीं बंद हो रही 3 महीने तक, तो देन यू नीड इवैल्यूएशन
कि मेक श्योर करने के लिए कि वो आपका यूट्रस में कैंसर तो नहीं हो गया। पर ऐसा नहीं है कि एवरी 20-30 ईयर ओल्ड को जाके बायोप्सी करानी है कुछ। अगर आप अपनी साइकिल्स का ध्यान रखें, मेक श्योर करें कि आपका पीसीओडी इज़ नॉट लाइक इतना आउट ऑफ कंट्रोल कि कोई पता ही नहीं है। थैंकफुली और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें, कैंसर एटलीस्ट लेट स्टेज में होता है, लेट इन द सेंस कि ओल्डर एज में। बट ये है कि हाँ, अगर ऐसा नहीं है कि मैंने 40s में नहीं देखा, मैंने 30s में नहीं देखा है, बट थैंकफुली वो कम कॉमन है। पर ये है कि हाँ, उस वक्त अगर अवेयरनेस आ जाए कि उस वक्त चेकअप हो जाए तो फिर हम उस स्टेज पे पहुँचेंगे ही नहीं। आजकल डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर बहुत बहुत कॉमन हो गया है, मतलब इतना लोगों से सुनने में आ रहा है, यंग लोगों को भी सुनने में आ रहा है। एब्सोल्युटली, या उसकी क्या वजह हो सकती है? लॉट ऑफ टाइम्स इट्स ऑल्सो इससे भी रिलेटेड है कि थोड़ा सा जैसे यहाँ पे तो हम वेस्टर्न डाइट को एक माना जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर, सो अगेन वही डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ अ रिस्क फैक्टर। देन उसके बाद अगर आप कोई बहुत ज़्यादा जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उन सारी चीज़ों से आपका प्री डिस्पोज्ड होता है। फिर आपको अगर जैसे फॉलोअप्स नहीं हुए आपके, इन द सेंस कि आपको कभी थोड़ा सा लंप लगा या कुछ। पर एज फार एज रिस्क फैक्टर के लिए मेनली जैसे अगर आप ओबेसिटी कह लें, अनहेल्दी लाइफस्टाइल कह लें, और रेगुलर आपके जैसे जो भी आपको, लाइक ऑलवेज टेल पेशेंट्स, एक्सरसाइज जो भी करनी है वो करो, नॉट नेसेसरीली आपको कुछ जिम या पर्सनल ट्रेनर ही हायर करना है, बट ऑल दोज थिंग्स कीप आवर लाइफ हेल्दी। देर आर सम अनफॉर्चुनेट पेशेंट जिनका कई बार जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है कि उनकी ग्रैंड मदर को था, मदर को था, तो देर इज समथिंग कॉल्ड ब्रैका म्यूटेशन, जिसका ब्लड टेस्ट हो सकता है और उससे पता चल सकता है कि आपको जैसे 30s में अगर कोई पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हाँ हमारी फैमिली में इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, तो अब उसका कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, ब्लड टेस्ट हो जाता है, विच आई थिंक इंडिया में भी है। तो वो टेस्ट हो के एटलीस्ट आपको पता है कि आपका रिस्क है कि नहीं है। तो अगर वो रिस्क है तो आप उस हिसाब से थोड़ा जल्दी फिर आप मतलब थोड़ा स्पीड अप कर लें कि आपकी प्रेगनेंसी इस टाइम से हो जाए। फिर आप जाके अपनी अगर सर्जरी करानी है, आपको अपनी ओवरीज रिमूव करानी है, आपको जिसमें भी अगर आपको रिस्क लगता है तो वो टेक केयर कर लें। तो एटलीस्ट वो जैसे रिस्क भी बढ़े हैं तो डायग्नोसिस भी जल्दी होने लगे हैं, तो उसका भी हमें एडवांटेज लेना चाहिए, राइट। अभी यंग आजकल की लाइफ में हम कहते हैं यस, कंप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कि यस, बहुत मीडिया की वजह से, जैसे मैंने ही कहा कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गई है, या हम अच्छे से लाइक उस वजह से हमारी ओबेसिटी बढ़ गई है, ओबेसिटी की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, वो सारी भी नेगेटिव है। पर हम उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको लेके उसको अपने भले के लिए कर लें, तो दैट्स ऑल्सो लाइक वुड बी बेनिफिशियल, राइट। डॉक्टर, कुछ मिथ्स हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, प्लीज उन्हें करेक्ट करिएगा। एब्सोल्युटली। अबाउट द कैंसर, ओनली ओल्डर वुमेन कैन गेट ब्रेस्ट कैंसर? Not necessarily, absolutely not. I mean, there are enough patients we see in 20s to 30s who can have breast cancer. Yes, उनका कोई रिस्क होता है कि yes, तो इसलिए ब्रेस्ट एग्जाम 21 ईयर ओल्ड से, या जब ऐसे 18 ईयर ओल्ड पे आपका वेल वुमेन एग्जाम शुरू होता है, तो तब से अगर ब्रेस्ट एग्जाम का पेशेंट को अवेयर कर दिया जाए तो वो प्रिवेंट हो सकता है। Finding a lump in the breast means you have a cancer? Majority of the times not. ज़्यादातर जब लंप होता है थैंकफुली वो कैंसर नहीं होता, पर यस उसको एड्रेस करना ज़रूरी है कि वो किस वजह से है। Only certain women can have ovarian cancer? नॉट नेसेसरली, ओवेरियन कैंसर बहुत ही ट्रिकी है, किसी को भी हो सकता है, बट येस सम पेशेंट्स आर मोर प्रोन। पर ऐसा नहीं है जिनको होता है कि उनको ज़रूरी है कोई उनका रिस्क फैक्टर रहा ही हो, किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट कि सभी को अपना एग्ज़ाम कराना चाहिए। सर्टन वेमेन जो आप कह रही हैं, तो जैसे लेट से अगर कोई पेशेंट को हिस्ट्री है, एक तो जैसे उनकी फैमिली में था या उनका ब्रैका म्यूटेशन पॉजिटिव है, तो उनको प्री डिस्पोज मतलब कि उनको मोर हाई रिस्क है कि उनको होगा ही सही, तो उनको ज़्यादा रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत है। या फिर किसी ने बहुत इनफर्टिलिटी के काफ़ी ट्रीटमेंट लिए हैं, कई पेशेंट से 7-8 साइकिल्स ऑफ IVF करते हैं, तो उनका थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। या फिर जिनको कई बार रिस्क होता है कि उनको ओबेसिटी बहुत बड़ा रिस्क प्ले करता है, तो ये सारी चीज़ें येस, बट नॉट नेसेसरली कि उन्हीं पेशेंट को होगा ओवेरियन कैंसर, इट कैन हैपन टू एनीवन। डॉक्टर, ओवरीज में कई बार बोलते हैं कि सिस्ट हो गई है, क्या ये भी एक रीज़न होता है? पॉलीसिस्टिक या सिस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट बोलते हैं जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है कुछ, वो थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकता है, बट नॉट नेसेसरली, क्योंकि
7 out of 10 पेशेंट्स को आप चेक करो तो सिस्ट होती हैं, बट नॉट नेसेसरली ऑल सिस्ट कैन बी कैंसर. कैंसर कैन बी सिस्टिक बट नॉट ऑल सिस्ट कैन बी कैंसर. Cervical cancer is always symptomatic in early stages. Not always, I won't say always. Like majority of the times, yes, जैसे आप कह रही थी सेक्स के बाद जो ब्लीडिंग होती है तो वो कई बार इज अ साइन ऑफ सर्विकल कैंसर, नहीं तो प्री कैंसर स्टेज ऑफ सर्विक्स. बट नॉट नेसेसरली कि सारे, कई बार पेशेंट्स आते हैं उनको सिर्फ डिस्चार्ज हो रहा होता है वैजिनल, जैसे वो कहते हैं हमारे पास पानी जाता रहता है, तो कई बार उस वजह से आप चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका तो अंदर ग्रोथ है एंड ऑल दैट स्टफ. उनको कभी ब्लीडिंग हुई नहीं तो पता ही नहीं चला उनको. तो नॉट नेसेसरली अर्ली, बट येस डायग्नोज हो जाता है क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स हो जाता है. तो इट्स डायग्नोज अर्ली इनफ, बट नॉट लाइक हर एक पेशेंट का अर्ली स्टेज में नहीं डायग्नोज होता. Cancer is always a death sentence. डेफिनेटली नॉट. विद एडवांसमेंट, अभी इतनी एडवांस हो गई है साइंस, मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं एक स्टडी देख रही थी, उसमें पैनक्रियाटिक कैंसर जिसको माना जाता है कि बिल्कुल वो तो डेथ सेंटेंस ही है, उसके लिए भी अब वैक्सीन बन रही है एंड ऑल दैट स्टफ कि एटलीस्ट पेशेंट्स को मतलब रिलैप्स उनका कम हो या कुछ. तो डेफिनेटली नॉट अ डेथ सेंटेंस एज लॉन्ग एज इट्स लाइक, एक तो अर्ली स्टेज डायग्नोसिस इज द की और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट इज द की. Breast cancer only affects women with a family history. Oh, definitely not. That's what I'm saying. Only 40% of the patient with family history. And सबसे important, not सबसे important, one of the very important things is कि males को भी जिनकी family history है breast cancer की, उनको भी चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर मेल्स फैमिली में किसी मेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो दैट्स वेरी रिस्की. वो उस जनरेशन की सारी गर्ल्स बॉयज सबको एग्जामिन होना ज़रूरी है. Really? तो एग्जैक्टली तो अगर मेल ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो वो भी इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इट कैन बी लाइक रेस्ट ऑफ द फैमिली एंड दैट पर्सन कैन बी लाइक इमीडिएटली टेकन केयर, क्योंकि बहुत एग्रेसिव वाला होता है. तो अगर कोई मेल बंदा है और उनकी मदर को भी था, उनकी ग्रैंड मदर को भी था, तो फिर उनको एग्जामिन होना जरूर, अपने आप ही वो एग्जामिन कर सकते हैं. उनको कुछ हार्ड फील होता है, कुछ होता है, तो वो डेफिनेटली एग्जामिन कराएं अपना टू मेक श्योर कि देयर इज नो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. आई थिंक ये गॉट इट ऑल फ्रॉम चाइल्ड. मेरे को खुद ही अब पूरी जर्नी इट्स सीमिंग सो नाइस. लाइक डिड वेरी गुड सेगमेंट्स. Very nice. Thank you so much, Dr. Rashna Bala, for coming. और अपनी सारी 33 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को एक निचोड़ आपने हमें दे दिया. नहीं, आपने इसका सेगमेंट्स बहुत अच्छे बनाए कि that will hopefully it will help somebody. I hope so.